अस्सलाम वालेकुम सभी को। जैसे कि कल का जो सेशन था उसके कंटिन्यूएशन में आज का सेशन है, और आज का जो सेशन है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, जितने इनिशिएटिव्स हैं जो कि एजुकेशन के लिए लिए गए हैं, उन सब के ऊपर है। तो मैं जो शुरुआत है वो इस तमहीद के साथ करना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। जो हमारी नई पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और कैसे उसमें जो बातें कही गई हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चराइज किया है, उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो जो 23वां और 24वां चैप्टर है एनईपी 2020 का, जो 23rd और 24th चैप्टर है, उन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लेना चाहिए अगर हमें ये जानना है कि टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या तस्वुर है, आगे आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी किस तरह से शेप लेगी, और टेक्नोलॉजी पे किस तरह से हम लोग, हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो किस हद तक मुनहसर होगा। अगर उसका एक आइडिया चाहिए तो उसके लिए जो 23वां और 24वां चैप्टर है वो पढ़ लेना चाहिए। और वैसे तो ये जो पॉलिसी है वो अपने आप में बड़ी मुख्तसर सी है, 68 पेज की पॉलिसी है। तो हम लोगों को तो खैर चीजें जबानी याद हो गई हैं बहुत सारी, जितनी जो चैप्टर्स हैं उनके उसमें क्या क्या है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, 3-3 4-4 पेज के चैप्टर्स हैं। तो ये 23वां और 24वां चैप्टर खास करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से मुतालिक है, और उसमें तकरीबन उन सभी बातों के बारे में जिक्र है जो कि आने वाले वक्त में एकदम जैसे हवा और पानी है वैसे ही हमारी जिंदगी का हिस्सा होंगे। जैसे कि उसमें बात की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें बात है कोडिंग की, मोबाइल टेक्नोलॉजी की, मशीन लर्निंग की, एल्गोरिथम की, इन सब चीजों की बात है पॉलिसी करती है। और कुछ पोर्टल्स की भी बात करती है जो कि कंटेम्प्रेरी टाइम पे अभी के वक्त में बिल्कुल फंक्शनल है, जिनके जरिए जो तमाम डिसेमिनेशन है एजुकेशन का वो हो रहा है। जैसे कि उसमें बात है स्वयं प्लेटफॉर्म की, स्वयं प्रभा की, दीक्षा प्लेटफॉर्म की, और ई पाठशाला की भी बात है उसमें। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो पोर्टल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से डेवलप किए गए हैं, करवाए गए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जिम्मा दे करके, उन सब के बारे में वो ये पॉलिसी भी मेंशन करती है। इसके अलावा वो ये पॉलिसी ये भी कहती है कि एक तरह से कंसोलिडेशन होगा, एक बोर्ड बनेगा जो कि एपेक्स पे होगा। उस बोर्ड का ये काम होगा कि तमाम जो एवेन्यूज हैं, जो तमाम स्कीम्स हैं, उनको डिसेंट्रलाइज करके वो उनको अलग अलग तरीके से डिसेमिनेट करेगा। तो ये सब चीजें वो दोनों चैप्टर्स में बताया गया है। अब चूंकि हम लोगों को फोकस्ड होकर के बात करनी है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स की, और खास करके स्कूल लेवल पे, क्योंकि देखिए जो हायर एजुकेशन है या टर्शियरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, और टीचर एजुकेशन, उसके लिए अलग स्कीम्स हैं, उसके लिए अलग इनिशिएटिव्स हैं, उसकी फंडिंग भी अलग तरीके से होती है। स्कूल एजुकेशन के तहत जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वहां से होती है, वहां से स्कीम्स जो है वो बनाई जाती हैं और उसमें फंडिंग होती है। लेकिन हायर एजुकेशन में जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी फंडिंग के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स हैं उनके जरिए फंडिंग होती है। तो हायर एजुकेशन का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। मैं थोड़ा पहले जो फोकस है मेरा वो रहेगा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स के लिए, और उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगी अभी यहाँ पे लाइव साइट जो एनसीईआरटी की साइट है उसके ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने जब उस वेबसाइट को डेवलप किया, एक्चुअली जो अभी एनसीईआरटी की साइट आप देखते हैं, अभी मैं अभी जस्ट आपको वहां लेके जाऊंगी, वो नई साइट है। जब उसको डेवलप किया जा रहा था उस टाइम पे मैं घर ही थी, एनसीईआरटी में ही थी। उसको इस तरह से बनाया गया है कि चीजें बिल्कुल ना यूजर फ्रेंडली हो, यूजर के मद्देनजर रख करके, चाहे वो छोटा बच्चा एक्सेस कर रहा हो या कोई बुजुर्ग एक्सेस कर रहा हो या कोई भी एक्सेस कर रहा हो, उसके लिए वो बहुत इजी रहे, यूजर फ्रेंडली रहे, एक ही जगह पे आकर के सब कुछ मिल जाए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, और उसके साथ हम लोग सीधे लाइव साइट को भी व्यू करेंगे। सो हमें सिर्फ एनसीईआरटी टाइप करना है, और जो फर्स्ट सर्च रिजल्ट है वो ही हमें जो हमारी ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है उस पर लेके जाता है।
कल भी मैंने आपको इसका, क्योंकि हमें जानना था एनसीईआरटी के बारे में, तो इस साइट पे मैं आपको लेके गई थी और उसमें मैं यहाँ अबाउट वाले सेक्शन पे चली गई थी, अबाउट अस वाले सेक्शन पे, जहाँ पे से हमें सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सबके बारे में पता चलता है। इसी साइट पे आने के बाद यहाँ जब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये आपको जो ये आइकन्स थंबनेल्स दिख रहे हैं, ये जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, एनसीईआरटी के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी सब वेबसाइट्स हैं, उनकी जो वेबसाइट्स अलग अलग हैं, उनको यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। अगर सीधे आप सीआईटी को देखना चाहते हैं, जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एरिया में द एपेक्स बॉडी है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो सीधे यहाँ से आप जा सकते हैं। मैं इसमें जरा सा नीचे आऊंगी, आपको नीचे लेके आऊंगी, यहाँ इधर उन जो आइकन्स बने हुए हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, उसके जस्ट नीचे ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, एनसीईआरटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको आइकन के अंदर डाल करके इधर प्रेजेंट कर दिया गया है। इसमें एक सेक्शन है आईसीटी इनिशिएटिव्स का, ये वाला। इसमें टेक्स्ट बुक्स के लिए एक अलग सेक्शन है, लर्निंग आउटकम्स, जिसको हम लोग अब लर्निंग कॉम्पिटेंसीज भी अब आ गई हैं, नई पॉलिसी और न्यू जो एनसीएफ है उसके साथ लर्निंग कॉम्पिटेंसीज आ चुकी हैं, जिसके बारे में अगर जिक्र करेंगे तो पूरा टाइम चला जाएगा उसमें ही, तो मैं उसे स्किप करूंगी। आपको अगर लर्निंग कॉम्पिटेंसीज जो आई हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए ज्यादा जानना है, तो आप जो करिकुलम फ्रेमवर्क आया है अभी 2023 में स्कूल एजुकेशन वाला और 2022 में फाउंडेशन स्टेज वाला, उसको आपको देखना चाहिए। उसके अंदर हर सब्जेक्ट के जो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज हैं उन सबको मेंशन किया गया है, उनको आप देख सकते हैं और उनके साथ आप जो पुराने लर्निंग आउटकम्स थे उनको कंपेयर भी कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। ये सेक्शन जो है वो ई रिसोर्सेज का है, कि अगर आपको ई रिसोर्सेज चाहिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चाहिए, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में हो, गेम्स हो, AR VR का मटेरियल हो, या पिक्चर्स हो, टेक्स्ट मटेरियल हो, वो उसके लिए ई रिसोर्सेज पे आना होगा। और यहाँ जब हम आते हैं ये आईसीटी इनिशिएटिव्स वाले सेक्शन पे, तो इस पे क्लिक करते ही आपको एक दूसरे पेज पे लेके जाएगा। ये जो दूसरा पेज है, ये है उन आईसीटी इनिशिएटिव्स के का एड्रेस, एक तरह से एड्रेस पेज बनाया गया है, जिस एड्रेस पेज में आपको हर एक स्कीम और एक इनिशिएटिव के लिए एक ये जो सर्कल है ये मिलेगा। इस सर्कल पे क्लिक करते ही आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे चले जाएंगे जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, लाइक द फर्स्ट नेम इज रिटन फॉर ई पाठशाला। ई पाठशाला बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसकी वेबसाइट भी है। और मैं आपको बता दूं, इसके डेवलपमेंट में मैं कोर टीम मेंबर थी ई पाठशाला को जब डेवलप किया गया, और इसमें बहुत कुछ मेरा खुद का डेवलप किया हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ कि ई पाठशाला के डेवलपमेंट में निष्ठा प्लेटफॉर्म एक जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2013 में, तो जो पहला काम मिला था वो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का था। वो रिपोजिटरी डेवलप की गई, विद इन 6 मंथ्स हम लोगों ने उसको इस हालत में ला दिया था कि उसको लॉन्च कर दिया गया। 13 अगस्त 2013 को वो लॉन्च हुई थी और तकरीबन 2017 तक NROER बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शनल था। फिर बाद में उसको चूंकि गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, तो NROER को जो नेशनल रिपोजिटरी थी उसको दीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आईसीटी करिकुलम है, इसमें भी मेरा बहुत सारा करा हुआ काम है ई पाठशाला में, और NROER का सब कंटेंट दीक्षा में चला गया। तो ये जो चीजें हैं, ये फॉर मी इट इज लाइक माय बेबीज, इसलिए मुझे मेरे बहुत क्लोज है। अगर मैं इसे ओपन करूं, इसमें एक चीज और है, ई पाठशाला में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इसके जो इसका जो आप डैशबोर्ड देखते हैं वो तीनों भाषाओं में एक्सेस किया जा सकता है। अगर यहाँ से आप लैंग्वेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। और उर्दू में जब करना था, तो क्योंकि मैं वहां पे थी और CIET में बहुत कम लोग थे जो उर्दू के जानने वाले थे, मुझे आती थी थोड़ी सी उर्दू, लेकिन जो उर्दू डिपार्टमेंट है NCERT का, वहाँ के लोगों से हेल्प लेकर के, जामिया के लोगों से हेल्प लेकर के इसका जो पूरा डैशबोर्ड है उसको ट्रांसलेट करवाया, और वो आपको यहाँ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों भाषाओं में आप चाहें तो उसको, इस डैशबोर्ड को उर्दू में आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने
लैंग्वेज में उर्दू सेलेक्ट कर ली तो आप देखें यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये उर्दू में अंदर है। ऐसे डैशबोर्ड को उर्दू में भी एक्सेस किया जा सकता है। मैं वापस इंग्लिश पे ही आ जाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने जैसे बताया आपको कि ये एक वेबसाइट भी है और इसके अलावा इसका मोबाइल ऐप है। मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे ही पाठशाला को डेवलप किया गया था, लेकिन जब भी कोई जो नेशनल इस तरह का प्रोजेक्ट होता है उसमें सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं डेवलप किया जाता, उसकी वेबसाइट भी डेवलप की जाती है। और जितने भी इस तरह के स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आप देखेंगे उन सबकी वेबसाइट भी है। मोबाइल एप्लीकेशन को जब मोबाइल में इन वेबसाइट्स को यूज करना होता है तो आप अगर चाहें तो सीधे वेबसाइट भी खोल सकते हैं। उसमें एक डेस्कटॉप वर्जन होता है जिसके जरिए आप बिल्कुल जैसे लैपटॉप पे यूज करते हैं वैसे फोन पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम फोन में कोई वेबसाइट यूज करते हैं, वेबसाइट का जो साइज होता है, फिट साइज, वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसको यूज करने में कई बार ऐसा होता है कि टाइम काफी लगता है और जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे होते हैं। तो इसलिए जिन वेबसाइट्स को हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग यूज करें, उनका मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया जाता है। और मोबाइल एप्लीकेशन भी देखिए, हम लोग एंड्रॉयड और इसके अलावा आईओएस जो एप्पल के का सिस्टम जो लोग यूज करते हैं, मैक सिस्टम यूज करते हैं, उनके लिए वो आईओएस यूज करते हैं। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी सिस्टम होता है, के फोन्स होते हैं। तो जितने भी एप्लीकेशन है उन सबको तीनों में लॉन्च किया जाता है। जो बेसिक एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है वो हमेशा एंड्रॉइड में होता है, फिर बाद में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उसका बैकएंड होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे करके इसका जो मोबाइल ऐप है उसको भी लॉन्च किया गया। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है ई पाठशाला का, उसको यूनेस्को की तरफ से बेस्ट मोबाइल ऐप का अवार्ड भी मिला हुआ है। अब देखिए इसके पीछे क्या कहानी थी। कहानी ये थी कि जब इसको बनाने के बारे में सोचा गया, उसके जस्ट पहले भुज में भूकंप आया था और उसी जमाने में केरला में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी। हुआ था ये कि बच्चों की जो किताबें थी, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था स्कूलों का, वो सब तबाह हो गया था। भुज का भूकंप इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग था कि उसके बाद सब कुछ पटरी पे आने में बहुत टाइम लग रहा था। और चूंकि जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो एनसीईआरटी में ही, जो इसकी पब्लिकेशन हाउसेज हैं उसमें ही छपती हैं और फिर उसके बाद उसको भेजा जाता है अलग अलग जगहों पे। तो किताबें मिलनी मुश्किल हो रही थी बच्चों को। अब बच्चों को कि ये जो मुश्किल थी इसको कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा नंबर में किताबों की जरूरत पड़ी, क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया था। साउथ में अलग और इधर राजस्थान का अलग बुरा हाल था भुज भुज के भूकंप से। तो उस टाइम पे ये चीज विजुलाइज की गई कि अगर ऐसा किया जाए कि फौरी तौर पे हम जो टैबलेट्स हैं, आकाश टैबलेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी वक्त में डिजिटल इंडिया कैंपेन जो कि आ चुका था 2015 में, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो ही रही थी, और 2015 ही में ये ई पाठशाला को लॉन्च भी किया गया था। ये हुआ कि अगर हम ऐसा करें कि जो टैबलेट्स हैं उसके अंदर सारा का सारा जो कंटेंट है वो टैबलेट में डाल करके और फिर स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। क्योंकि टैबलेट्स में पहुंचाना या पेन ड्राइव जैसे किसी हिस्से में, किसी इक्विपमेंट के अंदर सब कुछ डाल करके पहुंचाना आसान लग रहा था उस टाइम पे। जो किताबें हैं उनको कागज की बनी होती हैं, तो वो उनको संभालना, उनके लिए उनको छापना, वो सब कुछ करना उस टाइम पे मुश्किल लग रहा था। और ये भी है कि अगर आपके पास डिजिटल कंटेंट है तो डिजिटल कंटेंट को आप एक बार अगर लॉन्च कर देते हैं तो बस उसको बार बार आपको कुछ नहीं करना है। ये सब चीज सोची गई और फिर ये तय किया गया, ये कमांडमेंट एक तरह से आया कि एक एप्लीकेशन डेवलप हो जिसपे की सारी एनसीईआरटी की किताबें ई बुक के फॉर्म में, ई बुक ई पब्लिकेशन, ई पब एक फॉर्मेट होता है, उसमें उन किताबों को डाल करके और फिर उसको ई कंटेंट के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वहां से शुरुआत हुई, लेकिन ये शुरुआत जो है वो हम्बल बिगिनिंग से अब ये एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जब भी किसी भी बच्चे को या किसी को भी बुक्स की जरूरत है, उसको सिर्फ एक बार ई पाठशाला को एक्सेस करने की जरूरत है। ई पाठशाला पे एनसीईआरटी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का बनाया हुआ तमाम रिसोर्स, एवरी सिंगल रिसोर्स जो एनसीईआरटी में डेवलप होता है वो यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा। और इसमें आप आकर के मोबाइल ऐप को अपने
फोन में प्ले स्टोर पे जा करके मोबाइल एप्लीकेशन को आप अपने फोन में डाल सकते हैं, और नहीं तो आप वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत इजी टू एक्सेस, इजी टू यूज टाइप की ये वेबसाइट है। इसके बाद देखिए मैं अगला जो सेक्शन है उस पर चले जाती हूँ। अगला सेक्शन है दीक्षा प्लेटफॉर्म का। मैंने आपको बताया कि नेशनल रिपोजिटरी होती थी, NROER के नाम से, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो कि पूरा ई कंटेंट अपने अंदर रखती थी। और ई कंटेंट का मतलब ये था कि कोई इंडिया के किसी कोने में कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई पेरेंट, कोई XYZ स्टेक होल्डर ऑफ एजुकेशन कोई भी कंटेंट डेवलप करता है, उस कंटेंट को वो NROER को दे सकता था। उस कंटेंट को चेक किया जाता था, कई बार ई कंटेंट इवेल्युएशन किया जाता था, और जब उस कंटेंट को सही पाया जाता था, उसमें कहीं कोई फ्लॉ नहीं था होता था, तो उस कंटेंट को NROER पे पब्लिश कर दिया जाता था with the name of the person who has developed the resource. And in this way the content was getting created by the different stakeholders, और वो दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। वो सभी कंटेंट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते थे, मतलब उन कंटेंट्स को यूज करने के लिए किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी होती थी, और कभी भी किसी भी वक्त उसको यूज किया जा सकता था। अगर आप चाहें डाउनलोड करके उसको रीपर्पस भी कर सकते थे, मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग वाज अलाउड, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ओपन लाइसेंस वो सारे कंटेंट यूज करते थे। फिर बहुत दिन तक वो चलता रहा, उसमें एनरिचमेंट होता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये हुआ कि नहीं, अभी there should be another platform, because the government was changed and the government was willing to develop a different platform where the teachers can be the main stakeholders. There should be the a discretion that all the teachers are going to be the stakeholders, and these teachers are going to make the enrichment to the content which is available over that platform, and that platform is called as Diksha platform, digital infrastructure for knowledge sharing. और उसके बाद फिर जब ये प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया, उसके बाद तस्वुर ये था कि एक ही प्लेटफॉर्म होगा पूरे इंडिया में टीचर्स के लिए, जिसपे कि जो भी टीचर जहां भी कहीं कुछ नया कंटेंट डेवलप करता है, उस कंटेंट को प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद, जब वो इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, उसको वो अपलोड करने के लिए दे देंगे। और दीक्षा में वो विद्यादान के नाम से उसका एक इनिशिएटिव है, जो कि दीक्षा विद्यादान के नाम से उसको ऐड कर दिया गया कि भाई जो भी चाहे अपनी नॉलेज की शेयरिंग कर सकता है। इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। जैसे DOE के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर्स को बोला जाता है अक्सर पीरियोडिकली कि वो अपना कंटेंट डेवलप करें। कंटेंट डेवलप करने के बाद उसका इवैल्यूएशन की वर्कशॉप्स होती हैं, टीम्स उनको चेक करती हैं, और उसके बाद फिर उस कंटेंट को दीक्षा पे डालने के लिए दे दिया जाता है। और इस तरह से ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के तौर पे उभरा, जो कि तमाम तरह के कंटेंट को प्रोवाइड करता है, और इस पे कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे। फ्यूचर में इस पे कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे। अगर आपको दीक्षा के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको देखना है, ई रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, तो सीधे आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आना है। गूगल पे टाइप कीजिए दीक्षा, और उसके बाद वहां आने के बाद यू कैन जस्ट गो थ्रू द वेरियस ई रिसोर्सेज। वहां पे कैटेगरी बनी हुई है, ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं, AI और ML जो मशीन लर्निंग बेस्ड जो कंटेंट होता है उसका भी मेंशन है वहां पे, और उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब इधर आपको यहाँ पे भी मौजूद मिलेगा। एक सवाल उठ सकता है कि अभी आपने ई पाठशाला में भी ऐसे ही कुछ बताया था कि वहां भी कंटेंट है, और आप बता रही हैं कि यहाँ भी ऐसा कंटेंट है, जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंस ये है कि जो ई पाठशाला है वो एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है। वो NCERT और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बनाया हुआ जो कंटेंट है, जो डिफरेंट RIs हैं या NI के अंदर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, या CIET जो कि अपने आप में ही ई कंटेंट डेवलपमेंट का उनका मैंडेट है, तो ई कंटेंट डेवलपमेंट, वो लोग जो कंटेंट को डेवलप करते हैं, उस कंटेंट को आप ई पाठशाला पे पाएंगे। इवन जो कंटेंट स्वयं प्रभा के चैनल्स के ऊपर
टेलीकास्ट होता है वो भी एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। फर्स्ट टाइम जब वो टेलीकास्ट किया जाता है, उसके टेलीकास्ट के पहले उसको पहले यूट्यूब जो चैनल है वो वहां पे डाल दिया जाता है, और जब टेलीकास्ट हो गया तो उसको फिर पब्लिक कर दिया जाता है। तो एनसीईआरटी ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है, वो सभी प्रोग्राम्स जो आपको इन तमाम जो प्लेटफॉर्म्स पे टेलीकास्ट होते हुए दिखेंगे वो यूट्यूब चैनल पे भी मिलते हैं। तो ई पाठशाला पे एनसीईआरटी और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बनाया हुआ कंटेंट होता है। बट जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द टीचर्स ऑफ इंडिया whosoever is willing to develop the programs, उनको उन प्रोग्राम्स को डेवलप करना है और उनको बाकायदा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में देना होता है। दीक्षा प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूशन में देना होता है। उसके पहले जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जैसे कंटेंट का वैलिडेशन वगैरह वो सब करवा करके फिर दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आप उसको कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और वहां पे ये नहीं है कि आपने अपने लेवल पे तो करा लिया इवेल्युएशन, फिर उसके बाद वो वहां पे डाल दिया तो वो फौरन दिखने लग जाए। वो अपना एक प्रोसेस है जिसमें जो भी कंटेंट आया वैलिडेट होके आया, लेकिन वो फिर से एक बार उसको चेक करते हैं और उसके बाद इधर वो पब्लिक हो जाता है। पब्लिक होने का मतलब अब उसको कोई भी ओपन करके देख सकता है। तो दीक्षा इज that type of platform where you can find the content developed by anywhere, anybody, any teacher or any administrator or anybody who is associated with any system, school system से associated है या टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से एसोसिएटेड है, उन सब से जो रिलेटेड लोग हैं वो अपने कंटेंट यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक कंटेंट को अगर मैं ओपन करूं, इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम को यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैंने वीडियोस के सेक्शन पे क्लिक किया था, आप अगर वीडियोस के सेक्शन के अलावा कहीं और पे क्लिक, जैसे अगर आप मैं इस पे चले जाऊं, यहाँ पे इमेजेस के सेक्शन पे चले जाऊं, इमेजेस के सेक्शन पे मैं गई हूँ तो यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल्टर होकर के इमेजेस आ रहे हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट फिल्टर भी लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का फिल्टर लगा हुआ है, अगर आपको देखना है कि जो कंटेंट है वो किसी और भाषा में आपको चाहिए, यहाँ पे जैसे इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर अप्लाई करके आप जो स्पेसिफिक कंटेंट है जिस भाषा का है या जो जैसे सब्जेक्ट्स हैं, क्लास है, उसके हिसाब से आप जो कंटेंट है उसकी स्क्रूटनी भी कर सकते हैं। अब अगर जैसे मुझे साइंस का कंटेंट चाहिए, मैं यहाँ से साइंस पे क्लिक कर देती हूँ। साइंस पे क्लिक कर दिया मैंने, मीडियम में मैं ऐसा करती हूँ, इंग्लिश चलिए इंग्लिश रहने देते हैं, और क्लास में क्लास 10th कर देते हैं। तो एनसीईआरटी का डेवलप किया हुआ कंटेंट जो कि इंग्लिश में है क्लास 10th के लिए और साइंस का है। और अगर मैं यहाँ पे ये जो कंटेंट टाइप है लर्निंग रिसोर्सेज ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे जितना भी इस तरह का कंटेंट है जो इन फिल्टर्स में अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी करने के बाद निकलता है, वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। किसी को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ से ये क्लिक किया, ये जो मटेरियल है ये आ गया, और इस तरह से आप मटेरियल को वहीं पे प्ले कर सकते हैं। ये यहीं से प्ले हो जाएगा। इसको यहीं से शेयर भी किया जा सकता है अगर आप चाहते हैं, यहीं से शेयर हो जाएगा ये। अगर आप व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं या आप किसी को मेल करना चाहते हैं तो आप इसको यहीं से शेयर कर सकते हैं, और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन किया जा सकता है। फुल स्क्रीन में ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ये पीपीटी है जो किसी टीचर ने बनाई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है वो मैक्सिमम टीचर्स ने बनाया हुआ कंटेंट है, और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे देखिए जब एनआरओआर जो था उस पे ये था कि एनी स्टेक होल्डर कैन गिव द कंटेंट, बट दीक्षा को बेसिकली एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पे डेवलप किया गया है जो टीचर्स के हिसाब से हो, टीचर्स के लिए हो, बिकॉज इट कैन बी हेल्पफुल if one teacher is developing some content, even the other teachers can get help from that content. So because content development के लिए जो टाइम लगता है, जो एनर्जी लगती है, जो स्पेशलाइजेशन लगता है, वो जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के अंदर होना चाहिए, बट अगर किसी के अंदर कम है तो वो फिलहाल जब तक उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं आ जाए कि वो खुद का कंटेंट डेवलप करने लग जाए, वो दूसरों का बनाया हुआ कंटेंट भी एक्सेस कर सकता है आराम से। देखिए
और क्योंकि बनाया ही इसीलिए जा रहा है, वो लोग इसीलिए तो बना रहे हैं कि उसको मैक्सिमम लोग यूज करें. सो दिस इज द ईथोस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट. और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ई कंटेंट या जो डिजिटल एजुकेशन है उसके अगेंस्ट होते हैं. उनको लगता है कि फेस टू फेस मोड तो बेस्ट है, टीचर जो है वो क्यों डिपेंडेंट हो जाए इन डिजिटल रिसोर्सेज के ऊपर. देखिए, मैं ये मानती हूँ कि पॉजिटिव्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए. ई कंटेंट की अपनी एक रेलिवेंस है, कभी भी वो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता. ये गलतफहमी हमको बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए कि ई कंटेंट जो है वो टीचर्स को रिप्लेस कर देगा. हम लोग अपना सारा जो जिस भी सब्जेक्ट को जानते हैं उसको कंटेंट के फॉर्म में ही, कंटेंट के फॉर्म में, वीडियो लेक्चर्स या प्रोग्राम्स के फॉर्म में डेवलप करके वेरियस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं. क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में वो कंटेंट जो रिकॉर्डेड है वो बहुत हेल्पफुल होता है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ाती हूँ, मैं जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर पढ़ाती हूँ, उसके पहले जिस दिन मुझे जो भी टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक को पढ़ाने के एक दिन पहले मैं उससे रिलेटेड मेरा खुद का डेवलप किया हुआ वीडियो स्टूडेंट्स को भेज देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, और एक मैसेज लिख देती हूँ कि इस वीडियो को देख के आना, ताकि जब नेक्स्ट डे मैं क्लास लूं तो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक स्लेट बन के ना आए, वो मुझसे सवाल कर सके. और मैक्सिमम बच्चे देख लेते हैं वीडियो देख करके उनको एक खाका सा बन जाता है. और उनको ये भी अंदाजा, जो अच्छे थोड़े से सिंसियर बच्चे होते हैं, वो सवाल भी अपने जहन में बना के रख लेते हैं कि ये पूछूंगा मैं या पूछूंगी मैं आपसे. तो अगले दिन जब वो आते हैं तो वो थोड़े से तैयार होके आते हैं अपने सवालों के साथ. तो मेरा एफर्ट बच जाता है, वो एफर्ट जो बस मुझे इस चीज में लगेगा कि हाँ पूछो, सवाल पूछो, या समझ में आया कि नहीं, मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा. मैं अब कम टाइम में बच्चे को ज्यादा बेहतर नॉलेज डिसेमिनेशन कर सकती हूँ. और बाय द वे उस दिन कोई बच्चा एब्सेंट था तो उस बच्चे को एटलीस्ट एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है जो डायरेक्ट उसके ही टीचर ने डेवलप किया हुआ है. वो बाद में सवाल भी आके पूछ सकता है टीचर से, लेकिन उसके एब्सेंट होने की वजह से, ऑल्दो एब्सेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता किसी को कोई दिक्कत है और वो एब्सेंट हो गया तो भी उसका लॉस नहीं होता. और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो कंटेंट है इसको डेवलप कर यहाँ पे किया जाता जा रहा है. और लोगों से कहा जाता है कि इसको यूज भी करें. जो गांव के इलाकों में, दूर दराज इलाकों में बच्चे बैठे हुए हैं, उनको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता था. ये एक शिकायत होती थी कि भाई शहरों में तो सब कुछ है, सारी चीजें मिल जाती हैं, गांव में क्यों नहीं, दूर दराज के इलाकों में हम क्वालिटी कंटेंट क्यों नहीं प्रोवाइड करते, कैसे प्रोवाइड करें. ये इस तरह के क्वेश्चंस हुआ करते. कि हम बात करते हैं कि पूरे देश की तरक्की हो, पूरे देश की तरक्की कैसे होगी जब गांव और देहात के जो बच्चे हैं उनको तो ये सब कुछ मिलता ही नहीं. तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट से ये अवेलेबल होते हैं, और इस वजह से इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम बच्चों तक उन टीचर्स को पहुंचा सकते हैं जो दिल्ली में, बेंगलोर में और मुंबई में बैठे हुए हैं. वो वहां उनके सामने जाए बिना उन टीचर्स के जरिए पढ़ सकते हैं. सो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन रिसोर्सेस के जरिए हम इंडिया में लेके आ सकते हैं. दीक्षा प्लेटफॉर्म के बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैं वापस एनसीईआरटी की साइट पे ही जाऊंगी. और दीक्षा को आप एक्सप्लोर यहाँ से कर सकते हैं. दीक्षा प्लेटफॉर्म के बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, निष्ठा का नाम आप लोगों ने सुना होगा. निष्ठा जो है वो बेसिकली टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, कोरोना के बाद तो निष्ठा को बहुत यूज किया गया, और निष्ठा को का जो प्लेटफॉर्म था उससे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स करवाया गया. तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये अभी भी रनिंग है, लेकिन अब ज्यादातर टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो फेस टू फेस मोड में होनी वापस शुरू हो गई है. लेकिन निष्ठा प्लेटफॉर्म पे को डेवलप करने के पीछे जो मकसद था वो यही था कि जो प्रैक्टिसिंग टीचर्स हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है वो कराई जाए. और क्योंकि कोरोना के बाद चीजें बंद हो गई थी और फेस टू फेस होना, तो निष्ठा के जरिए ये कोशिश की गई थी कि 15 लाख प्रैक्टिसिंग टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, नीड बेस्ड उनकी ट्रेनिंग दी जाए. इसके बाद ये टेक्स्ट बुक्स के लिए एक सेक्शन है
ये आईसीटी करिकुलम का सेक्शन है। अगर इसको मैं ओपन करूं, आईसीटी करिकुलम एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके जरिए प्रोवाइड किया जाता है टू दोज टीचर्स हु आर विलिंग टू मेक देमसेल्व्स अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ आईसीटी नॉलेज। कर्नाटका के कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे, तो जब ये आईसीटी करिकुलम को डेवलप करा जा रहा था तो वहाँ पे आईटी फॉर चेंज करके कर्नाटका में, बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के लोगों ने इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। उन लोगों ने अपना एक KROER भी डेवलप किया है, कर्नाटका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का एक रिपोजिटरी उन्होंने डेवलप भी की हुई है। और उन लोगों ने काफी सारा इसमें इस कंटेंट, इसका जो ये जो पूरा डिप्लोमा कोर्स है उसका जो कंटेंट डेवलप किया गया, उसमें आईटी फॉर चेंज वालों ने बहुत कुछ काम किया। इस इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन और इसकी जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए आपको अपने जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसके एजीज में आते हैं स्कूल, वो स्कूल आता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। इसे मैंने दिखाया है इसलिए कि अगर मान लीजिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आप अपने सिस्टम में चलाना चाहते हैं और उसकी की चाहिए आपको, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर है, जब उस सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम में डालते हैं तो उसके लिए हमें उसका की चाहिए होता है। वो उसके लिए अगर आप इस वाली वेबसाइट पे आएंगे ना, आईसीटी करिकुलम की वेबसाइट पे, यहाँ पे आने के बाद ये रिसोर्सेज का सेक्शन है। आप पूरी डिटेल यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में मिलेगी और यहाँ भी ये रिसोर्सेज का सेक्शन है। इस सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ है जो आपको एक एक करके आप एक्सप्लोर करेंगे। जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि कोई लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, या आपको प्लानिटेरियम जो होता है, मैं ओपन ही कर देती हूँ, सॉफ्टवेयर पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे जब ये सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं तो वो आपको अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स वो लेके जाएगा उस पेज पे जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सारे के सारे मौजूद हैं। इसकी पूरी पूरी स्ट्रक्चरिंग है। इस पे जा करके आप जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनको, ये रहे वो सॉफ्टवेयर, जैसे कि ये एवोगैड्रो है, कैजम है, ये ओपन शॉट, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी को एनिमेशन सीखना है तो उसके लिए स्क्रैच का एक सॉफ्टवेयर होता है, सबको किसी को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो स्टेलेरियम है, अगर किसी को भी यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, उस पेज पे सीधे आपको लेके चला जाएगा। मैंने स्टेलेरियम को क्लिक किया, स्टेलेरियम के पेज पे वो लेके चला गया आपको। स्टेलेरियम क्या है? ये एक ऐसा वेब टूल है, इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे। ये स्टेलेरियम का जो वर्जन है, इसमें स्टेलेरियम वेब भी है, सीधे इंटरनेट से चलेगा, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है। स्टेलेरियम वेब पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये फौरन विद इन फ्यू सेकेंड स्टेलेरियम का जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है। अगर मान लीजिए मुझे अभी देखना है कि फिलहाल मून की क्या सिचुएशन है, हमारा जो मून है, इस पे टाइप करना है आपको। जिस सेलेस्टियल बॉडी की लोकेशन को लोकेट करना है उसका नाम आपको यहाँ टाइप करना होगा। ये मैंने मून टाइप किया और ये इसने मुझे मून को लोकेट करके दिखा दिया। अगर, और देखिए मून का जो सारा का सारा शजरा है उसका मैग्नीट्यूड, इसकी मेरे से जो डिस्टेंस है, रेडियस, सब चीज। और चूंकि हमको ये चीज आप जानते हैं कि ये जो बहुत सारी जो बॉडीज हैं वो तो गर्दिश कर रही हैं, जो सैयारे हैं उनको गर्दिश कर रही हैं, या फिर जो डिफरेंट, जैसे अब हमारा जो प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम में सन की गर्दिश कर रहा है, तो ये और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डेटा है ये डायनेमिक है। मूवमेंट जब होता है एंगल चेंज होता है ना, तो इसीलिए आप देखेंगे ये चेंज होता जा रहा है ये। और आप देखिए डिफरेंट फेजेस ऑफ मून होते हैं। वो जो जिस फेज में इस वक्त मून है, हमारा जो चांद, अर्थ का, वो वही चीज यहाँ शो हो रहा है। आप किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का नाम यहाँ टाइप कर दीजिए, टाइप करेंगे वो आपको लोकेट करके दिखा देगा। एक टॉपिक होता है साइंस में, क्लास 8 की किताब में, जो कि सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड है।
सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को, बच्चों को लगता है, क्योंकि उसमें सारी ये जो बॉडीज हैं इनका नाम याद करना पड़ता है। अब नाम याद करना, बच्चों को मगिंग अप कराना, तब ये तो सिरे से गलत है। लेकिन उस टॉपिक में चूंकि ज्यादातर नाम ही है, उनको याद कराना, उनके सारे जो डेमोग्राफिक्स है उनको भी याद कराना पड़ता है बच्चों को, तो वो एक नापसंदीदा टॉपिक है बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप उनको इस तरह के टूल्स से पढ़ाएंगे तो उनके लिए इतना वो अम्यूजमेंट भी उसमें होगा, उसको उनको खुशी होगी। और जैसे जब वो प्लानिटेरियम में जाते हैं, अगर कभी आप नेहरू प्लानिटेरियम में गए हैं, तो जितना खुशी बच्चों को मिलती है ना वहां जाकर के, इस एप्लीकेशन को यूज करके भी मिलेगी। एक बार कभी आप इसको यूज करके देखिए। यहाँ पे किसी भी और दूसरे बॉडी का नाम, सिरस सिरस नेबुला मैंने डाला, और ये फौरन मुझे इसको जो सिरस नेबुला जो C34 भी कहलाता है उसको ये लोकेट करके, ऐसे आप जितने भी बॉडीज का नाम जानते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बच्चे उस चैप्टर को खोल के बैठते हैं और उसके अंदर जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज का नाम है एक एक करके यहाँ पे डाल करके और वो उसको चेक करते हैं। और इन द प्रोसेस ऑफ चेकिंग, इन द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, वो अपने आप मेमोराइज हो जाता है बच्चों को, उनको वो चीजें कॉम्प्रिहेंड हो जाती हैं। मेमोराइजेशन तो मकसद भी नहीं है, कॉम्प्रिहेंड कराना मकसद है, वो हो जाता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल टूल। और उसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको बताया कि आप यहाँ ICT करिकुलम से भी पे जाके, रिसोर्सेज पे जाके भी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ पे जाकर के आपको और जो तमाम चीजें हैं जिनके सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है, अवेलेबल है, उन सबको भी इधर से हासिल किया जा सकता है। डायरेक्ट यहाँ से उसकी की भी मिल जाएगी। देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल्सो ऑफ सो मच यूज। सो इसको भी आप जरूर से एक बार देखिएगा। डिप्लोमा कोर्स करना नहीं करना तो बात की बात है, बट एक्चुअली पता होना चाहिए कि वो क्या क्या रहा है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। इसके बाद ICT करिकुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ये बहुत जरूरी चीज है, जो कि मैं जिसके ऊपर आप सबको का ध्यान लेके जाना चाहूंगी। एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल एजुकेशन। इसके लिए एक्सेसिबिलिटी मतलब इंक्लूजन से रिलेटेड चीज है। स्पेशल एजुकेशन, वो बच्चे जो अलग हैं, जिन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटी है या गिफ्टेडनेस है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, ये 3 तरह के ऐसे इम्पेयरमेंट्स हैं जो कि लोगों की नजर में आ जाते हैं। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है, जिनकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं बच्चों को आजकल, ऑटिज्म है, और जो दूसरी तरह की परेशानियां हैं, सोशली ऑकवर्ड हो जाना, डिसलेक्सिक हो जाना, या एकेडमिक्स नहीं शुरू हो पाना, लैंग्वेज में प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है, उन सब से को ध्यान में रखते हुए ये एक्सेसिबिलिटी इन स्कूल एजुकेशन का सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है, जिसको मैं क्लिक करूंगी तो ये आपको एक पेज पे लेके जाएगा, जो उन तमाम रिसोर्सेज का एक एक तरह से सेंट्रल पॉइंट है। और इसको मेरे अल्मा मैटर, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIT ने ही इसे डेवलप किया है। मैक्सिमम चीजों को CIT ने ही, ICT से रिलेटेड काम वही होता है। वहाँ पे स्टूडियोज हैं, कभी मौका मिले जरूर जाइए, किसी भी RI में चले जाइए, आपके नजदीक जो RI है वहां चले जाइए, हर जगह आपको स्टूडियोज मिलेंगे। स्टूडियो में जाकर के आप वहाँ देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए कैसे क्या रिकॉर्डिंग्स कैसे होती हैं। कुछ आपको अच्छा आता है तो वहां पे उनसे बात करके, एप्लीकेशन दे करके, इवन यू पीपल कैन गो एंड रिकॉर्ड। NCERT में तो हम लोग ऐसा अक्सर करते थे कि जो भी ग्रुप आता था कभी विजिट करने के लिए या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उनकी जो खुसूसियात हैं उनको, उनसे कहते थे कि आप छोटी सी एक स्क्रिप्ट बना लीजिए और अपनी खुसूसियत के हिसाब से आप जो कोई एक छोटा सा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये इस तरह की चीजें वहाँ पे बहुत की जाती हैं। लेकिन इस सेक्शन में साइन लैंग्वेज में कंटेंट है, ऑडियो बुक्स हैं, इसमें बरखा सीरीज है। अगर इसको आप देखें, बरखा सीरीज के सेक्शन को, ये जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वो बच्चे जो अभी फॉर्मल एजुकेशन में उनका एंट्री भी नहीं हुई है, उन बच्चों के लिए ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल है जो बनाया गया है। और बरखा सीरीज जो है ये बेसिकली 4 लेवल्स में है, और हर एक लेवल में अगर आप देखेंगे तो हर एक लेवल में आपको 10-10 किताबें, पतली पतली सी किताबें, मैं एक फर्स्ट लेवल को ओपन भी कर देती हूँ, पतली पतली किताब, 8-8 10-10 पेजेस की छोटी छोटी स्टोरीज। उन स्टोरीज के जरिए जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जिनको
पढ़ना भी अभी नहीं आता, उन स्टोरीज के जरिए वो पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। और उन स्टोरीज को, उन स्टोरी बुक्स को नरेट करके यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में, देखिए इंक्लूजन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू something where disability or learning disability or any type of physical disability is only addressed. We have a very important limiting factor in the name of language. इतनी डाइवर्सिटी है इस कंट्री में और मैक्सिमम कंटेंट अंग्रेजी और हिंदी में है। भाषाओं में जो दूसरी भाषाएं हैं उसमें कंटेंट का मौजूद होना बहुत जरूरी है। और इसलिए जो बरखा सीरीज है उसको नॉट ओनली इन साइन लैंग्वेज, उस पूरे बरखा सीरीज को अलग अलग भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया। आप देखो यहाँ पे हिंदी, बांग्ला और दूसरी जो भाषाएं हैं, जो सांथाली, मुंडारी, उरावा, ये तमाम जो भाषाएं हैं, इन सब भाषाओं में रिकॉर्ड किया। होता क्या है कि जिस भाषा के जानने वाले लोग मिल जाते हैं, जो अपना टाइम दे पाते हैं और जिनको थोड़ा बहुत कंटेंट का भी नॉलेज हो और जिनको भाषा भी अच्छे से आती हो, जिस भाषा के लोग मिल जाते हैं उसका ट्रांसलेशन हो जाता है और वो इधर वेबसाइट पे अप हो जाता है। जिसमें लोग तो बहुत सारे होंगे, अब बहुत सभी भाषाओं को जानने वाले, लेकिन नहीं मिल रहे जो कि कंट्रीब्यूट कर पाए, अपनी सर्विसेज दे पाए, तो उन भाषाओं में कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लेने के तैयार नहीं है या वो बनाना नहीं चाहते, बनाना चाहते हैं, बट करने वाला तो चाहिए। क्योंकि वहां पे जो एनसीईआरटी का हेड ऑफिस है, वहां तो इंग्लिश, हिंदी और मैक्सिमम उर्दू जानने वाले लोग हैं। बहुत कम, कुछ ही लोग हैं जो दूसरी भाषाएं जानते हैं। तो हर इंसान की अपनी एक लिमिटेशन है ना, वो जो जितनी चीजें जानता है उतना कर पाएगा। उसके लिए जरूरत पड़ती है स्टेट्स के कोलैब से कोलैब करने की, और वो कोलैब जब हो पाता है तब चीजें ट्रांसलेट हो पाती हैं, डब हो पाती हैं और वो यहाँ पे अवेलेबल हो पाती हैं। तो एक्सेसिबिलिटी के जरिए ये कोशिश की गई है कि अब जैसे कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, उसको ये सुना दिया जाता है, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो गया ना, और ये बड़ा एक्सप्लिसिट वे में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बरखा सीरीज की के कई सारे वर्जन आते हैं। एक वर्जन है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से बनाया गया है। तो उन किताबों को अगर आप देखेंगे, वो ग्लेज्ड पेपर पे है, चिकना वाला पेपर, थोड़ा सा मोटा पेपर, और उसको नॉर्मल किताबें तो बिल्कुल पतले नॉर्मल पेपर में, लेकिन जो जो इंक्लूसिव वो थोड़ी सी महंगी है। उन बुक्स को आप देखते हैं, उनके लिए पहले ऑर्डर देना पड़ता है। तो उसमें क्या किया गया है, जो कैरेक्टर्स है ना, उनके मेन जैसे एक पगड़ी वाला बच्चा है, तो उसकी पग को उभरा हुआ बना दिया गया 3D प्रिंटिंग के जरिए। एम्बॉसिंग करी गई है, बेसिकली ब्रेल एम्बॉसिंग कर दी गई। तो बच्चे ब्रेल को से उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये बच्चा जो है ये पगड़ी पहना हुआ है। अगले पेज पे गए तो वो वापस जब पगड़ी वाला बच्चे की फोटो आई तो वो जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है वो पहचान जाता है। तो तमाम जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को ब्रेल एम्बॉसिंग करके इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर दी गई है। इस तरह से ये जो बरखा सीरीज है उसको ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल को इंक्लूसिव बना दिया गया है। यहाँ पे जो तमाम साइन लैंग्वेजेस, जो तमाम कंटेंट डेवलप होता है उसको साइन लैंग्वेज में भी उसको डेवलप, जैसे जो वीडियो कंटेंट डेवलप हुआ या ऑडियो कंटेंट डेवलप हुआ उसको साइन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। एनसीईआरटी की किताबों को आप देखेंगे तो अब किताबों, ये सारी जो बुक्स हैं वो सब स्मार्ट बुक्स हैं। कैसे कह सकते हैं कि स्मार्ट बुक्स हैं? आप हर पेज पे या तकरीबन हर दूसरे तीसरे पन्ने पे आप एक क्यूआर कोड देखेंगे। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंटेंट, जैसे जो भी टॉपिक है उससे उसके ऊपर क्यूआर कोड है, तो उससे रिलेटेड जो ई कंटेंट होगा वो वहीं पे आपके फोन में या आपके टैबलेट पे चलने लगेगा उसकी स्कैनिंग करने के बाद, और वहां पे साइन लैंग्वेज में भी कंटेंट को डाला गया है। उससे फायदा क्या है कि उस जो बच्चे जो नहीं नॉर्मल किताबों को पढ़ सकते, देख सकते, उनके लिए भी वो कंटेंट यूजफुल हो जाता है। जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए वो कंटेंट बिल्कुल एक्सेसिबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से मैं एक ये जो ई विद्या, पीएम ई विद्या चैनल्स हैं, इनके ऊपर चले जाती हूँ। देखिए पीएम ई विद्या चैनल्स एक्सटेंशन है स्वयं प्रभा का। स्वयं प्रभा जो एक कंसोर्शियम है एजुकेशनल चैनल्स का, पहले 32 चैनल से शुरुआत हुई थी, फिर 34 हुआ, फिर 38 हुआ, फिर अभी 40 और 44 के तक आ गए हैं डिफरेंट चैनल्स हैं।
पीएम ई विद्या के तहत 12 चैनल्स एनसीईआरटी को दे दिए गए, पहली से लेकर 12वीं तक की क्लासेस के लिए। हर एक क्लास के लिए एक चैनल डिवोटेड है। वो डिवोटेड चैनल्स उसी क्लास का कंटेंट टेलीकास्ट करते हैं, और वो टेलीकास्ट रिपीटेडली बार बार जो टेलीकास्ट होता है, 4 घंटे का 5 घंटे का कंटेंट का मैगजीन बना दिया जाता है, उसको रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है, ताकि जिन बच्चों के पास कंटिन्यूअसली इंटरनेट नहीं मौजूद, वो बच्चे, उनके स्कूल का जो टीवी है, क्योंकि आईसीटी एट स्कूल स्कीम के तहत स्कूलों में टीवी दिया गया, कैल लैब बना दी गई, स्कूल का टीवी यूज करके वो उस कंटेंट को एक्सेस कर पाए, उस जो रिपीट टेलीकास्ट के जरिए जो कंटेंट है उसको टीचर्स शो कर पाए। क्योंकि जो पीएमई विद्या चैनल्स पे कंटेंट आता है वो सिलेबस के साथ टैग कर दिया जाता है। सिलेबस जो चल रहा होगा स्कूलों में उस टाइम पे, उसी से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको बकायदा जो एक शेड्यूल है, जो शेड्यूलिंग है वो सिलेबस के साथ मैच करके की जाती है। उस दिन वही वाला कंटेंट जो है वहाँ पे टेलीकास्ट होगा, बच्चे उसको एक्सेस कर सकेंगे स्कूल के टीवी से। और जो इसमें स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पीएमई विद्या तो जो है वो डिफरेंट चैनल्स है। अगर आप इस पर्टिकुलर पेज पे आएंगे तो यहाँ पे से आपको पूरा जो शेड्यूल है, कौन सा प्रोग्राम, पूरे महीने का शेड्यूल भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो लाइव टेलीकास्ट है एनसीईआरटी से रोज जो है लाइव टेलीकास्ट भी होता है 1 घंटे का, उसमें लोग जा करके अपनी सर्विसेज भी देते हैं, लोग वहाँ पे जा करके उस टेलीकास्ट का हिस्सा भी बनते हैं, वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे। वो लाइव टेलीकास्ट को लाइव होने के बाद फिर यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया जाता है और इधर आर्काइव में भी डाल दिया जाता है, तो उसको बाद में भी एक्सेस किया जा सकता है। स्पेशली कंटेंट फॉर CWSN, मतलब देर आर डिफरेंट थिंग। मेरे पास टाइम कम है, मैं हर चीज को ओपन नहीं कर पाऊंगी। इस वेब प्लेस पे आकर के आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। काफी अच्छा बेहतरीन काइंड ऑफ कंटेंट यहाँ पे डाला गया है जो स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए। स्वयं पोर्टल जो है वो इंडिया का ने डेवलप किया हुआ एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। बहुत सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो स्कूल लेवल के हैं उनको CIT NCERT ने भी डेवलप किया है, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको उसमें बच्चे एडमिशन भी ले सकते हैं। ज्यादातर जो स्कूल लेवल का कंटेंट है उसमें उसको जो है वो स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह का स्कैफोल्ड हासिल करने के लिए यूज करते हैं। पूरा का पूरा कोर्स भी किया जा सकता है। अभी क्रेडिट ट्रांसफर वाला जो सेक्शन है वो हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा फंक्शनल है। स्कूल लेवल पे अभी ई कंटेंट को एक्सेस किया जा रहा है फॉर एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज। सो मूक्स का ये प्लेटफॉर्म है जो स्वयं के नाम से है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप कराया है। अब इसके बाद अगर मैं इस पेज पे वापस आ जाऊं तो यहाँ पे एक ये और सेक्शन है जिसका नाम है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जितना भी ई वर्ल्ड है इसमें जितने फायदे हैं, मतलब जितने प्रॉस हैं उतने कॉन्स भी हैं, उतने ही हो सकता है कि अगर लापरवाही कर दी जाए तो उतने ही नुकसान भी हो सकते हैं। तो कैसे बचा जाए? अवेयरनेस इज द की। हाउ you can be aware of all those difficult situations in which you can be if you are not aware of the threats, those problems which can arrive if you are not fully checking with all those issues which are related to cyber safety and security. So being vigilant and being very much aware can be the key for becoming kind of immune from the threats, the cyber safety and security related threats. तो उसके लिए जो मेजर्स लिए जा सकते हैं, जो जानकारियां आपको चाहिए, उसके लिए इस पेज पे आ जाइए। जो कुछ भी चाहिए आपको रिलेटेड टू साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो सब कुछ यहाँ हैंडआउट्स के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग वे में जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट कर दिया गया है, इधर से आपको मिल जाएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसी पेज पे वापस आने पे इसमें नीचे कुछ चीजें हैं। एक तो एप्लीकेशंस, ई पाठशाला मैं बता ही चुकी हूँ, उसकी एप्लीकेशन, दीक्षा का भी एक एप्लीकेशन है। दिस वन इज न्यू, AR and VR और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के एप्लीकेशंस हैं।
जो एनसीईआरटी ने डेवलप किए हैं, वो कंटेंट जो ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो मटेरियल है, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। इस एप्लीकेशन को अगेन आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के अपने फोन में डाल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की किताबों में क्यूआर कोड्स हैं, जो जिसके जरिए कंटेंट को बुक के साथ इंटीग्रेट किया गया है और बुक्स को स्मार्ट बना दिया गया है। तो यहाँ पे ये ई पाठशाला का एक स्कैनर है जो कि किताबों की स्कैनिंग के लिए या किसी भी तरह की स्कैनिंग के लिए यूजफुल है। अगर ये स्कैनर नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई सा भी स्कैनर अपने प्ले स्टोर से अपने फोन में या अपने टैबलेट में डाल सकते हैं और उसके जरिए आप स्कैनिंग कर सकते हैं। बट वन ऑफ द स्कैनर्स इज पुट हियर आल्सो, सो दैट इफ यू आर विलिंग टू गेट द स्कैनर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, आपको एक्सेस हो। तो यहाँ पे ये स्कैनर है। निष्ठा का एप्लीकेशन है, स्वयं प्रभा का जो एप्लीकेशन है, उसका भी यहाँ से डायरेक्ट लिंक दिया गया है। इसके अलावा मैं एक डॉक्यूमेंट, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ओपन करना चाहिए सेशन को फॉर क्वेश्चन आंसर। सिर्फ एक चीज और है जो मैं बता दूं, उसके बाद फिर मैं ओपन करती हूँ। एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है प्रज्ञता। प्रज्ञता जो डॉक्यूमेंट है, इट्स बेसिकली a document which provides guidelines for digital education. डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस पर्टिकुलर गाइडलाइन पे आपको आना है। नेट पे सिर्फ अपने गूगल विंडो पे आप डायरेक्ट प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन, ये सिर्फ प्रज्ञता टाइप करेंगे, आपको सीधे वो लेके जाएगा प्रज्ञता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइट पे। हर जगह ये मौजूद है। प्रज्ञता डालते ही आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज को बताया गया है। पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो एक बार हर टीचर को पढ़ लेना चाहिए। डिजिटल सिनेरियो में क्या चीजें पॉसिबल हैं, कैसे क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इवन कैसे बैठना चाहिए, कितनी दूरी पे आपको डिवाइस को रखना चाहिए, किस तरह से जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कितनी देर बैठे रहें, कितनी देर खड़े हो जाएं, कितनी देर मूव कर लें, कितनी उम्र के बच्चे को कितनी देर डिजिटली एक्सपोज रख सकते हैं, सेफ होगा उसके लिए। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू ऑल दोज इनिशिएटिव्स जिनका मैंने जिक्र किया है आज, उन सब के बारे में एक साथ आपको जानकारी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा भाई वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, वहां पे थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ दिया हुआ है। मैंने कहा बैठने का जो तरीका, एर्गोनॉमिक्स, जो बैठने की साइंस, जो टेबल और कुर्सियां हैं, ऐसा नहीं है कि बिना किसी साइंस के डेवलप हो जाती हैं। इनके पीछे बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी इंजीनियरिंग लगती है, और वो इंजीनियरिंग का फील्ड जो कि बैठने की साइंस से रिलेटेड, उसको हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एर्गोनॉमिकली कैसे बैठने पे आप जल्दी थकेंगे और कैसे बैठने, आप जब कुर्सियां यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ कुर्सियों पे आप जल्दी थक जाते हैं और कुछ कुर्सियों पे बड़े आराम से, आप पता ही नहीं चलता घंटों आप बैठे रह गए, पोस्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डिजिटल जो सिनेरियो है उसमें पोस्चर की प्रॉब्लम होना, रीढ़ की हड्डी में कर्व आ जाना, जो बफेलो हम्प जिसे कहते हैं, जो कुबड़ जैसा निकल आना, ये सब प्रॉब्लम्स बच्चों को होने लग गई थी क्योंकि बहुत देर तक एक्सपोज्ड हैं डिवाइसेस से, और ये अभी भी बहुत हो रही है। तो इन किस सिचुएशन में क्या करें और क्या ना करें, उससे रिलेटेड आपको यहाँ फोटोज मिल जाएंगे। एंड देन नीचे जाएंगे जब, तो जितने भी मैंने अभी रिसोर्सेज का जो इनिशिएटिव्स का नाम लिया है, ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िए ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि अवेयरनेस कैसे कहाँ से हासिल करें। फिर यहाँ से पढ़ने के बाद जिसके ऊपर डिटेल चाहिए उस पर आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, तो उससे जो है वो आपकी जो नॉलेज है, जो समझ है, वो बिल्डअप हो पाएगी। मैं इसको जो मुझे दिखाना था मैं वो यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। नाउ इट्स ओपन फॉर डिस्कशन, एंड if you have got any questions, now I can answer the questions. I can take the questions. Ma'am, I will just take 1 minute, ma'am. Just please wait 1 minute. Ma'am, I think after pandemic the situation has arisen and we have depended on the technology. और जिस तरीके से चीजों को आज आपने कोरिलेट किया मैम, तो ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स आपने बताया है। एंड आई थिंक इन दिस ग्रुप many are educational practitioner, I think
they are working at different levels, so they can enhance their own capacity, अपनी capacity बढ़ा सकते हैं to make classroom more practical, more informative and from a different perspectives मैम। तो काफी बहुत जबरदस्त मैम आपने बताया जी। अब क्वेश्चंस किसी के भी आप पूछ सकते हैं प्लीज मैम से। मैम थोड़ा सा विद्यांजलि के बारे में रहनुमाई करें। विद्यांजलि विद्यांजलि जो कि दीक्षा का पार्ट है जी, यही वही ना? जी मैम जी जी जी। देखिए जब दीक्षा को बनाया गया तो उस टाइम पे ये सोच थी कि टीचर्स जो है वो बहुत सारा पार्टिसिपेशन देंगे, टीचर्स अपने आप आगे आएंगे और पार्टिसिपेशन करेंगे और बहुत सारा कंटेंट डेवलप करेंगे। मगर होता क्या है कि जब तक किसी भी सिस्टम के अंदर चीजों को कंपलसरी नहीं किया जाए तब तक ना वो सिस्टमैटिक तरीके से हो नहीं पाती है। कुछ टीचर्स जो बड़े मोटिवेटेड थे, सेल्फ मोटिवेटेड थे, क्योंकि देखिए आपको कोई पैसे तो मिल नहीं रहे हैं उस कंटेंट को डेवलप करने के लिए, तो मोटिवेशन जो है वो मॉनिटरी नहीं है। अब आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे कुछ टीचर्स ने कंटेंट डेवलप किया, उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी तो कंटेंट डेवलपमेंट धीमा हो गया है। सो व्हाट टू डू in terms of making the project or the scheme populated मतलब उसमें बहुत सारा कंटेंट आए। टीचर्स को ये जिम्मा दिया गया कि भाई आप ही को बनाना है कंटेंट, क्योंकि पढ़ाते आप हैं, बेस्ट पॉसिबल तरीके से आप पढ़ाते हो। उस बेस्ट पॉसिबल तरीके से पढ़ाने वाले टीचर को कहा गया अपने उस पढ़ाने को अपनी उस क्लास को रिकॉर्ड कर दीजिए, उसके छोटे छोटे से क्लिप्स बना दीजिए और उसे आप विद्यांजलि जो है उसको विद्यादान नाम दिया गया था। शुरुआती दौर में जो दीक्षा के प्लेटफॉर्म पे विद्यादान के नाम से था, फिर उसको स्कूल लेवल पे किया गया, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किया गया, उसको विद्यांजलि नाम दे दिया गया कि आप कंटेंट को डेवलप करें, उसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से इवेलुएट कराएं आप। और SCRTs को ये जिम्मा दिया गया, डाइट्स को ये जिम्मा दिया गया कि आप लोग ये कंटेंट को टीचर्स की मदद से डेवलप कराएं, इवेलुएट कराएं और फिर उसको आप दीक्षा पे जो विद्यांजलि है उसके अंदर दें। इवन कुछ दिनों पहले CIT NCERT ने भी एक इनिशिएटिव निकाला था, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे उसको बड़ा प्रॉपर्ली स्क्रॉल कराया था कि आप अपना कंटेंट डेवलप कराएं, बल्क में कंटेंट डेवलप होने के बाद उसको एक साथ आप प्रोवाइड कर दें ताकि उस कंटेंट को टेलीकास्ट भी किया जा सके और उसको पोर्टल पे भी रखा जा सके। क्योंकि जो कंटेंट का डेवलपमेंट है, डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट था, जो डिजिटल इंडिया का 2015 में जब डिजिटल इंडिया की स्कीम आई तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव था इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव था अनइंटरप्टेड इंटरनेट प्रोवाइड करना और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कंटेंट प्रोवाइड करना। भाई आप सब कुछ दे देंगे, टीचर को भी ट्रेन कर देंगे, बट कंटेंट नहीं देंगे। जब कंटेंट होगा ही नहीं तो वो क्या प्ले करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का होगा। सो द स्टैंडर्ड कंटेंट, अदरवाइज सब स्टैंडर्ड या गलत मटेरियल जाने लगा तो वो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पता चला बच्चों को जो है वो नॉलेज होने के बजाय वो मिसगाइड हो जाएंगे। तो इसलिए कंटेंट भी स्टैंडर्ड टीचर्स ने डेवलप किया हुआ इवेलुएटेड कंटेंट को उधर दिया जाए। इसके लिए ये जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट विद्यांजलि है और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो वक्तन फवक्तन निकलती रहती हैं, जिसके तहत मैक्सिमम कंटेंट को डेवलप करके उधर प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑन दी वन स्टॉप प्लेटफॉर्म विच इज दीक्षा। ओके मैडम, स्वयं प्लेटफॉर्म ये एक्सप्लेन किए थे, हायर एजुकेशन कॉलेज लेवल में बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चे वो करते हैं तो उनको क्रेडिट पॉइंट मिलता है, बट स्कूल लेवल में how to implement, madam? Yeah, I know this is a very important question and we struggled a lot because I also developed 2 courses, एक केमिस्ट्री का 11th क्लास का कोर्स और दूसरा 12th क्लास का कोर्स मैंने डेवलप किया था जब मैं NCERT में थी। अभी भी रन कर रहा है लेकिन नाम किसी और का उस पे होगा। हम लोग इस चीज के लिए बहुत दिनों तक स्ट्रगल करते रहे कि कैसे क्रेडिट ट्रांसफर की प्रोसेस को उस पे शुरू किया जा सके। हायर एजुकेशन में क्यों हो पाता है, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस जो कि क्रेडिट जो रिजल्ट है उस बोर्ड का या उस यूनिवर्सिटी के रिजल्ट होता है। वहां पे स्टूडेंट एग्जाम देता है और उसका जो स्वयं पे उसने कोई कोर्स किया उस कोर्स का क्रेडिट वो लेके जाता है और वो अपने रिजल्ट में ऐड करवा लेता है। हायर एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए स्वयं
का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है ऑन इन हायर एजुकेशन। उनका जो फंडिंग है वो NMEICT, नेशनल मिशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आता है। स्कूल लेवल पे इस चीज के लिए जो बोर्ड्स है, CBSE को रेडी होना पड़ेगा। CBSE से बहुत दिन तक बात होती रही, लेकिन कोई एक जो कंसेंसस पे नहीं आ पाए कि स्कूल लेवल पे भी हम ये चीज कर पाए कि 40% ऑफ एजुकेशन कैन बी थ्रू द ऑनलाइन मोड एंड 60% कैन बी थ्रू फेस टू फेस मोड। Some of the papers can be studied through the online courses, and the credit can be transferred and taken up here and can be added in the result, and the result can be an amalgamation of face to face mode education and online education. कोशिश बहुत हुई, लेकिन वो रेडीनेस अभी तक वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई बात। एक उसका रीजन ये था कि CBSE या जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनका ये कहना था कि अगर ऐसा करना है तो हर वो कोर्स जो ऑफर किया जाता है स्कूल लेवल पे उसके लिए कोर्सेज होने चाहिए। वो सब सारे पेपर्स पे कोर्सेज नहीं थे। फिर जो मेथोडोलॉजी होती है, अच्छा एक और भी बात, जो स्वयं पे कोर्सेज उस टाइम पे थे जब ये सब बातें हो रही थी वो सिर्फ इंग्लिश में थे। अब जहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होती है या कन्नड़ा में पढ़ाई होती है या दूसरे भाषाओं में पढ़ाई होती है, वहां पे के लिए क्या करें? तो अगर CBSE रेडी हो भी जाता तो फिर वो पूरा सिर्फ इंग्लिश के लिए ही रेडी होता, तो फिर नाइंसाफी हो जाती उन बच्चों के लिए जो कि दूसरी भाषाओं में पढ़ते हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल आपको स्कूल लेवल पे ये जो कोर्सेज हैं ये क्रेडिट ट्रांसफर के लिए नहीं मिलते, कंटेंट एनरिचमेंट के लिए, enhancement of your knowledge के लिए you can go for the courses. In future, we think of that maybe there will be a time when even in school education we are going to have these massive open online courses. So whenever the bodies, the institutions are going to get ready, fully equipped for providing the courses at school level, तो school level पे भी ये हो जाएगा। और most likely it will be for CBSE because जो भी कोर्सेज बने हैं स्कूल के वो NCERT ने बनाए, कुछ ब्रिज कोर्सेज भी बने हैं जो कि NIOS ने बनाए हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने भी जो मॉडल करिकुलम को अडेप्ट किया है वो वही है जो NCERT की किताबें हैं। तो इस वजह से CBSE को ही अप्रोच किया जाता रहा है और उन्हीं के जरिए ये चीज होगी जब भी होगी। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू मैडम। Is there any other question? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं शायद फ्रॉम जमशेदपुर, समझे। ये मेरा क्वेश्चन था कि आपने कंटेंट ट्रांसफॉर्मिंग में तो बहुत ज़्यादा डिटेल दिए हैं, लेकिन CBSE की जो वे ऑफ एग्जामिनेशन है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है कि उनका जो ये है कि अप टू 8 तक आप जो है वी हैव टू मूव कंटिन्यू पास करते चले जाना है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि क्लास 9 में बच्चे या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं कि 9 क्लास को। मैं समझ गई आपका सवाल। नो डिटेंशन पॉलिसी, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसकी वजह से ये होता है। 8वीं क्लास तक हम फेल नहीं कर सकते, प्रमोट करते जाना होता है। वो CBSE ही नहीं, वो तमाम जगहों पे है। जो भी सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे स्कूल, वहाँ नो डिटेंशन पॉलिसी है, जो कि बहुत सारे एजेंडाज की वजह से है। उसको डिस्कस करने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए, मैं बहुत कुछ डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन वक्त की यहाँ पे वक्त जो है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए उन चीज़ों पे मैंने डिस्कस नहीं किया। हिडन करिकुलम होता है, हिडन एजेंडा होता है हर चीज़ का। हम जब एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री एंड कंपलसरी करते हैं 8वीं क्लास तक, आपको पता है हर एक बच्चे पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। हर साल एक अमाउंट है जो हर बच्चा जिसका एनरोलमेंट होता है एक सरकारी स्कूल में, सरकार खर्च करती है उसके ऊपर पैसा। अगर उस बच्चे को रोक दे स्कूल 4 साल के लिए, एक बच्चे को अगर एक ही क्लास में रोक दिया जाए, आप इमेजिन करिए क्या हाल होगा। ऐसे ही इतने कम खर्चे में सब कुछ एजुकेशन चली जा रही है। तो इसकी वजह से ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी। बेसिकली बताया ये जाता है कि स्ट्रेस हो जाएगा बच्चे को, बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा, ये होगा वो होगा, so many things are said, but the actual point is that the government is spending a lot of money on every child who is enrolled in a government system. So it is not possible for the government to retain the child for 3 years, 4 years in one standard.
एवरीथिंग विल बी डिसबैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस वजह से ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई कि ऐसा हो कि बच्चे को हम पढ़ाएं और पढ़ा करके उसको इस लेवल तक लेके आ जाए। बात अलग है कि उसको अलग तरीके से यूज करा जाने लगा, उसको जो है ऐसे इस्तेमाल होने लगा कि भाई इस क्लास तक तो वो फेल होगा नहीं, चाहे उसे कुछ भी ना आता हो। तो हर तरफ से जिम्मेदारी है, टीचर की भी जिम्मेदारी है, जवाबदेही टीचर की भी है, सिस्टम की भी है, और स्टूडेंट की भी है, और उसके पेरेंट की भी है। जिसको ये लगता है कोई बात नहीं, अब तो स्कूल में गया, अब तो पास होके निकलेगा, 9वीं में चला ही जाएगा, इसी तरह से 8वीं पास कर ही लेगा, तो जवाबदेही सबकी है, एक बंदे से आप जवाब नहीं तलब कर सकते। लेकिन मैम इसमें तो बहुत देर तक जा सकते हैं। सॉरी फॉर मैम, इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन है कि उस तरह के बच्चे जो हमारे पास यूजुअली होते हैं हार्डली 10% होते हैं, लेकिन 10% बच्चों के लिए 90% का सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चेंज कर देना, ये तो कोई अकलमंदी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये हो रहा है कि आप देखिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन, इवन के ये सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ फेल का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले के कंपेरिजन में, फेल का रेशियो बढ़ गया है जी, बहुत बढ़ गया है। फिर तो फिर बढ़ेगा ही, वो तो बढ़ेगा। खास करके जो स्कूल है, जो स्कूल्स जो बोर्ड्स के अंदर, जो स्टेट बोर्ड्स के अंदर आते हैं, वहाँ पे ये चीज हो रही है, क्योंकि नाजायज जो गलत फायदा है। 90% बच्चों का पूरा सिस्टम चेंज कर देना, वो कहाँ से जो है नेशन के लिए फुटबॉल है या किसी फुटबॉल है। नहीं, मुझे इस चीज पे मैं शायद जो 10% वाला आपने कहा, 10% नहीं है वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये सरकारी नहीं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, तो 10% ही ऐसे बच्चे हैं कि जो कि आपका ड्रॉप आउट हो सकने का डॉट है, मैंने फेल कर सकते हैं। फेलियर तो 90% नहीं होते, 90% बच्चे तो पास होते हैं। तो 90% बच्चों के दिमाग में भी तो ये बात आ गया कि हम पढ़े नहीं पढ़े उस लेवल में लाइन, वी हैव टू पास, हमको तो पास किया ही जाएगा। तो उनका भी स्पीड जो होता है, उनकी जो इंटेंशन होती है बहुत कम हो जाती है। तो 10% बच्चे की वजह से 90% बच्चे को जो है पूरा क्लाइमेट चेंज कर देना, ये तो सही नहीं है। इस पर तो आप लोग के लेवल पर जो स्टैटिस्टिक्स आपने बताई है ना, जो स्टैटिस्टिक्स की 90 और 10 वाली, भारत देश के हिसाब से ये गलत है। दिस इज, आई डोंट अग्री विद दिस। आई वाज द पार्ट ऑफ द एजुकेशनल सर्वे डिवीजन फॉर 1 ईयर, और जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसको मैंने बड़े बड़े अंदर से देखा है। साइंस का पूरा सेक्शन मैं उसको देखती थी, पेपर बनने से लेकर के सर्वे होने तक। ये स्टैटिस्टिक्स 10% बच्चे की वजह से 90 पे असर पड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जो एजुकेशन की हेल्थ है उसको देखना चाहते हैं, आप एजुकेशनल रिपोर्ट कार्ड्स को देखिए जो डिफरेंट लेवल्स पे हैं। शुरुआत हो जाती है तीसरी स्टैंडर्ड से, तीसरी स्टैंडर्ड से ही उसको स्कूल में भेजने के बाद लोग भूल जाते हैं, अभी स्कूल चला गया, अब बस खत्म काम हमारा, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। टीचर्स ने भी ये इस चीज के ऊपर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि ये जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है, जब से इस स्टैटिस्टिक्स को देखा जाने लगा, असर की रिपोर्ट आती है और तमाम जो रिपोर्ट्स आती हैं उनसे जब ये एक रेडी रेकनर की तरह से हमारे सामने आता है कि भाई बड़ी बुरी हालत है। तीसरी स्टैंडर्ड का बच्चा जो है, जो तीसरी पास कर चुका है, उसको पहली का भी नहीं आता, 5वीं पास कर चुका है, उसको तीसरी का भी नहीं आता, तो वहीं पे उसको चेक कर देने की जरूरत लोगों को समझ में आने लग गई। इसी वजह से आप देखें, टीचर्स को भी अब परफॉर्मेंस इंडेक्स भरना पड़ता है, टीचर्स को भी अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल भरना पड़ता है। उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इवन हायर एजुकेशन में हम लोगों को पार भरना है, अब परफॉर्मेंस जो टीचर की है उसको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। जो मैं बहुत शुरू से इस बात को कहती हूँ, अगर मेरा स्टूडेंट फेल हो रहा है, ये मेरा फेल्योर है, ये उस बच्चे का फेल्योर नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को सही से पढ़ा नहीं पा रही हूँ और उसका नंबर कम आ रहा है, तो दिस इज द फेल्योर ऑफ द टीचर। जिस दिन ये जिम्मेदारी टीचर्स ने समझ ली कि उनका भी इसमें रोल है कि बच्चे को कुछ आ नहीं रहा, 8वीं तक उसको पास कर दे रहे हैं, मास्टर जी जाते हैं अपने खुद ना जा करके किसी और को भेज देते हैं स्कूलों में, गांव के स्कूलों में, और वो स्कूल्स जो है वो गोस्ट टीचर्स पे रन कर रहे हैं। ऐसे मास्टरों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ ये सिस्टम की ही प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को मिलके काम करना पड़ेगा। एक किसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरे ग्राउंड लेवल से लेके एपेक्स बॉडी तक को समझना पड़ेगा कि एजुकेशन को ठीक करना है तो सबको अपना अपना जो हिस्सा है वो निभाना पड़ेगा, चाहे वो टीचर हो। और ऐसा कई बार लोगों को ये लगता है हम अकेले क्या कर लेंगे, हम अकेला जो चना कहाँ बाहर फोड़ देगा,
नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं इस बात को समझ रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है, मुझे अपने लेवल से शुरू करना होगा। मैं ईमानदार हो जाऊं, पढ़ाने लग जाऊं क्लास में, अपनी क्लास टाइम पे लेने लग जाऊं, दूसरे टीचर्स क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको भी तो तनख्वाह मिल रही है, मैं उस बात से मोटिवेट ना हूं, उनको देख के मैं कोई भी इंप्रेशन नहीं ऐसा बना लूं कि अरे वो तो नहीं पढ़ा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो कोई डांट नहीं रहा, कोई मार नहीं रहा, उसकी भी तो सैलरी आ रही, मैं भी ऐसे ही करने लग जाऊं। उस दिन सब खत्म। अगर आपको सिस्टम को सुधारना है, आप इस नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, खुद अच्छी तरह पढ़ाइए, भूल जाइए दूसरे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, हम खुद अपना काम अच्छी तरह करें, धीरे धीरे सिस्टम सुधरना शुरू होगा। जिस दिन ये मैम हो जाएगा ना, जी आप शिकायत नहीं रहेगी सिस्टम के साथ। जी मैम, मुझे बस दो चीज जोड़ना था। एक, जो मैम आपने इतना जबरदस्त बताया, तो जो सर्वे असर करवाती है, जो प्रथम का रिपोर्ट होता है मैम, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक सवाली निशान खड़ा करता है, जो हर साल एक रिपोर्ट हाँ, उनका करता आता है, है बिल्कुल करता न्यूमरेसी है। को लेके, लिटरेसी को ग्राउंड लेके, रियलिटी स्टेट वाइज, बहुत मतलब जी जी ग्राउंड रियलिटी बहुत बुरी है। अगर आपको ग्राउंड रियलिटी को देखना है तो आप असर और प्रथम तो प्राइवेट बॉडीज हैं, आप एनसीईआरटी की रिपोर्ट्स देख लीजिए, जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की मैम। रिपोर्ट्स हैं उनको देख लीजिए। इतनी बुरी हालत है कि उन अचीवमेंट सर्वेस को रोकना पड़ जाता है। ये कि अगर रिपोर्ट आएगी और हालत निकल के आएगी तो ये होगा कि अरे हो क्या रहा है यहाँ पे, तो कई साल तो ये जो अचीवमेंट सर्वेस है वो होते नहीं है। स्टेट रिपोर्ट्स जी जो जी आती हैं उनको देख के इतनी बुरी हालत है कि देख करके लगता है कि अरे रुक जाओ, अभी 1 साल रुको, उसके बाद वो करते हैं। तो मैम सिस्टम दिल्ली, जी सिस्टम जी को एक मैम दिन में नहीं दिल्ली, जी मैम दिल्ली आने से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, दिल्ली की एक एजेंसी के साथ काम कर रहा था। तो प्रथम का सर्वे मेरे सामने हो रहा था सुकमा में, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहा था। तो जो वो सवाल आ रहा था मेरे सामने, जो उसके एक फॉर्मेट लेके आ रहे थे, तो बच्चा क्लूलेस था कि उसमें क्या लिखे, क्या टिक मारे। तो पता चला कि टीचर ही उसको सब बता रहा है कि ये करो वो करो। तो वहां पर बहुत सारे सवाल आ रहे थे जो प्रैक्टिकली मैंने देखा मैम, मेरे सामने खुद सर्वे हो रहा था, मतलब जी। और मैम मैं लास्ट में बस एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा मैम, कि एक सवाल। असीम प्रेमजी फाउंडेशन जो एजुकेशन में काम कर रही है, तो उत्तराकाशी में एक टीचर थे, उनका नाम था हेमराज भट्ट, मतलब वो अभी है ही नहीं, मतलब मर चुके हैं। लेकिन उनकी एक डायरी है जो मैं आपको भी शेयर करूंगा मैम, सभी को। बहुत इंफॉर्मेटिव है मैम, जो आपने बताया, बहुत कुछ उससे मतलब एक मिलता है टीचर्स के बारे में जी। अब मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं करूंगा, जिसका भी सवाल है प्लीज एकदम कॉन्साइज रखिए, एकदम नजदीक में जी बात। नहीं। लास्ट सवाल जी प्लीज। ओके सर। हाँ मैम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो बहुत ही अप्रिशिएबल है मैम। लेकिन इसका जो एक डाउन साइड है, जो मुझे कभी कभी सोचता हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एजुकेशन का जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि बस इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाए, बल्कि एजुकेशन का जो मकसद है वो पर्सनैलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जाए, जो कि सिर्फ फिजिकल मोड में ही पॉसिबल है। ये मेरा नंबर 1 है मैम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि डिजिटल पुश के नतीजे में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बजट एलोकेटर्स हैं, उनकी निगाह में कहीं इस तरह की बात तो नहीं आ रही है कि हमने रिमोट एरियाज़ के लिए इस तरह से इतने यानी वीडियोज़ बना दिए, तो अब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की क्या ज़रूरत रहेगी? तो कहीं इसका डाउन साइड इस तरह से तो नहीं आ रहा है? तो ये कुछ मेरे एहसासात हैं मैम, आप थोड़ी रोशनी डालेंगे तो हमारी रहनुमाई होगी। देखिए, मैं आपको अपना एक आपका जो सवाल है उसका जवाब हो जाएगा अगर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं एक कोर्स कर रही थी जो कि बाहर की एक कंट्री का कोर्स है, येल, आपने नाम सुना हो शायद, येल यूनिवर्सिटी से मैं कोर्स कर रही थी। और उस कोर्स में, वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक है, तीसरे चौथे नंबर पे होगी, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स वगैरह के बाद येल का ही नाम। उस कोर्स में जो पहली क्लास थी उसमें उन्होंने एक फोटोग्राफ शो किया। उस फोटोग्राफ को कहा कि मतलब जैसे ही कोर्स शुरू हुआ तो एक फोटोग्राफ दिखाई गई और बोला गया कि आप यू कैन यूज योर इमेजिनेशन एंड जस्ट थिंक ऑफ कि ये क्या है। वो एक फॉसिल था। मैं चूंकि बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, पैलियो बॉटनी पढ़ी है, तो मैं पहचान गई, बट बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े ख्यालात अपने पेश किए जो दूसरे स्टूडेंट्स थे। मैंने ये चीज क्यों बोली, उन्होंने एक आईसीटी का इस्तेमाल किया था एक कोर्स के शुरू में, जस्ट फॉर असिस्टेंस,
आईसीटी को जब हम गुलाम उसके बन जाते हैं और उसकी गुलामी करने लग जाते हैं, तब वो हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन जब हम आईसीटी को अपने कंटेंट, उस कंटेंट को अपने पढ़ाने लिखाने की प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए यूज करने लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा सा एक रिसोर्स बन जाती है। आईसीटी से कभी कभी फेस टू फेस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस तस्वुर को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारी स्टडीज हैं दूसरे कंट्रीज की, हम लोगों को करनी पड़ती हैं कंपैरिजन, तो हम वो पढ़ी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में हाईएस्ट पेड जॉब एक टीचर का होगा। तो टीचर को रिप्लेस करने का कहाँ से सोच सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो सब आएगा आएगा जाएगा, टीचर रिप्लेस नहीं होगा। टीचर का जॉब जितना इम्पोर्टेंट आज की डेट में है, उतना ही इम्पोर्टेंट आगे चल के भी होगा। सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पॉइंट कि क्या होगा, या हम गांव में जो सिस्टम है उसको खत्म तो नहीं कर देंगे, एजुकेशन का जो गांव में सिलसिला है वो और बुरा नहीं हो जाएगा, उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी देके, ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी यूज कौन करेगा? टीचर यूज करेगा। बनाएगा कौन? टीचर बनाएगा। और सिस्टम जो है वो फेस टू फेस मोड में ही चलेगा, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी। पेपरलेस सोसाइटी हो जाएगी आगे चल करके। पेड़ इतने बचेंगे। अब पेपरलेस सोसाइटी कैसे बनेगी? हर किसी के हाथ में अगर आप डिवाइस दे देते हैं और कंटेंट दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ई कंटेंट। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, लाइब्रेरी है मेरे घर में, लेकिन हर किसी के पास नहीं हो सकती है। बट एक सिस्टम अगर किसी ने प्रोक्योर कर लिया है, तो उस सिस्टम के अंदर आपको हजारों लाइब्रेरीज के बराबर कंटेंट आप उसमें रख सकते हैं। तो ई कंटेंट इज फॉर योर असिस्टेंस, फॉर मेकिंग यू स्ट्रेंथेंड। इट्स नॉट टू रिप्लेस समथिंग व्हिच इज समहाउ कंसीडर्ड टू बी ओके। तो ये चीज मेरा ये सबमिशन है। आई डोंट नो वेदर यू अग्री विद मी और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ पर्सन ऑफ आईसीटी, मेरा ये फोटे है, बट मुझे लगता है टीचर को नहीं रिप्लेस किया जा सकता। कोई आईसीटी दुनिया में नहीं बन पाएगी या बनी है आज तक जो टीचर को रिप्लेस कर दे। एक अच्छा टीचर आईसीटी को बहुत अच्छी तरह से यूज करके और अच्छा टीचर बन सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन पूछ Please. सकते हैं? प्लीज लास्ट क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक पूछिए, एक लाइन में, बहुत लंबा नहीं, प्लीज लास्ट। टाइम एकदम हो रहा है जी, लास्ट है। या मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अगर मैं कोई ई कंटेंट हम डेवलप करते, तो आपने कहा कि दीक्षा में हम उसको कंट्रीब्यूशन के लिए दे सकते हैं, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको वैलिडेटेड करने का, तो लाइक उसको कैसे देना होता है, वो जो प्रोसीजर है कि कौन उसको वैलिडेटेड करता है, वेरीफाई करता है, जो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, वहाँ पे जो विद्यांजलि का नाम लिया उसको आप एक्सेस कीजिएगा। एनसीईआरटी वेबसाइट पे भी विद्यांजलि के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ पे पूरी प्रोसेस दी होती है। ई कंटेंट इवैल्यूएशन करने के लिए CIET NCERT का जो वेबसाइट है उस पे उन्होंने ई कंटेंट इवैल्यूएशन के टूल्स भी दे रखे हैं, और आप अपने जो स्टेट है वहाँ की डाइट से, वहाँ की SCRT से राब्ता कायम कीजिए, आपको पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो वो सब कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है, क्या सिर्फ देखने की बात है। थैंक यू मैम। बस मैं अब वाइंड अप करता हूँ इसको। जी, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ एक मिनट में। मैम, आपने जिस तरीके से कल सेशन शुरू किया, एकदम अलग अलग बॉडीज का बताया, खासकर जो एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंस मैम आपने इतनी डिटेल में बताया, किस तरीके से वो कंटेंट डेवलप कर रही है, और खासकर जो हम टेक्नोलॉजी के टाइम में उसको कैसे इनहांस कर सकते हैं, ये मैम बहुत ही रिकमेंडेबल रहा। और मैम हम आपसे चाहेंगे कि आने वाले दिन में प्लीज आप हमें इसी तरह अपने नॉलेजेबल एक्सपीरियंस से जो आपका अब तक का रहा है तजुर्बा, आप हमें प्लीज इनहांस करते रहिए। हम आपको मैम थैंक्स से लौट करते हैं, आपने अपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला मैम। सभी की तरफ से और मरकजी तालीम बोर्ड की तरफ से मैम मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स से लौट। अदनान साहब, आप दुआ के साथ खत्म कर सकते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और इसी के साथ मजलिस का ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।